Hello Cinephiles, वेलकम टू द ब्रेकडाउन ऑफ फर्स्ट एपिसोड ऑफ फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिसोड 1 के ब्रेकडाउन और उसमें मिले कई कॉमिक्स से रिलेटेड ईस्टर एग्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है सैम के सूट अप होने से, जहाँ बैकग्राउंड में हमें कैप और सैम की वो कन्वर्सेशन सुनाई देती है जब एंड गेम में कैप्टन सैम को शील्ड देते हैं। अब एंड गेम की बात आई है तो इस शो की टाइमलाइन की भी बात कर लेते हैं। तो इस शो के डायरेक्टर स्कॉटलैंड ने ये कंफर्म किया है कि शो एंड गेम के 6 महीने बाद के टाइम पर सेट है, यानी कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर वांडाविजन के बाद और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के इवेंट से पहले हुआ है। खैर आगे बात करते हैं। तो इस शो में कैप्टन अमेरिका की मूवीज़ से ना सिर्फ हीरोज़ रिटर्न किए हैं बल्कि विलन्स भी, और इनमें सबसे पहला नाम आता है बैटरॉक का, जिसे लास्ट हमने कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर में देखा था। अब ये कस्टडी से कैसे भागा ये तो हमें नहीं बताया गया, बट हाँ यहाँ भी वो वही काम कर रहा है जो उसने मूवी में किया था, एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री व्हीकल को चुराना। बस वहाँ एक शिप थी और यहाँ एक प्लेन, साथ ही यहाँ उसकी कॉस्ट्यूम कॉमिक्स के बैटरॉक से भी मैच कर रही है। तो फैल्कन यहाँ अपनी स्किल्स दिखाते हुए उस ऑपरेटिव को बचा लेता है, जिसके बाद वो मिलता है हॉकिन टॉरेस से। अब शो का तो पता नहीं, बट कॉमिक्स में हॉकिन टॉरेस सैम विल्सन के बाद नेक्स्ट फैल्कन बनता है, और इसलिए इस बात के पूरे चांसेस हैं कि शो के एंड तक शायद हमें यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिले। इसी सीन में हमें टॉरेस से ये भी पता चलता है कि फैल्कन का सूट स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के कंपोनेंट से ही बना है। इसके बाद हमें पता चलता है फ्लैग स्मैशर के बारे में। सो कॉमिक्स में भी फ्लैग स्मैशर नाम के 2 विलन्स रह चुके हैं, बट यहाँ फ्लैग स्मैशर कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं दिखाया गया है बल्कि एक पूरा ग्रुप है, जिसका ये मानना है कि दुनिया ब्लिप के दौरान ही ज़्यादा अच्छी थी। इस ग्रुप की आइडियोलॉजी को सुनकर आप पहली बार में ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि यार इतने करोड़ों लोगों के मरने पर भला किसी को अच्छा कैसे लग सकता है, पर इस चीज़ के बारे में मैं आगे बात करूँगा। नेक्स्ट हम चलते हैं वॉशिंगटन DC में, जहाँ सैम कैप की शील्ड को स्मिथसोनियन म्यूजियम में रखवा देता है, जहाँ कैप्टन अमेरिका का एक शानदार म्यूजियम बना हुआ है। यही हमें दिखता है रोडी, जिसके मन में भी हमारी तरह यही सवाल है कि आखिर सैम नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका क्यों नहीं बनना चाहता, जिसके जवाब में सैम सेम जवाब देता है कि वो इस ऑनर को बिलोंग नहीं करता। एंड आई थिंक इस सीरीज़ में सैम विलन से लड़ने के साथ साथ अपनी इस सोच से भी लड़ेगा, और सीरीज़ के एंड तक ना सिर्फ वो ये खुद रियलाइज़ करेगा बल्कि दुनिया को भी रियलाइज़ करवा देगा कि क्यों वो ही नेक्स्ट कैप्टन बनने का हकदार है। जहाँ तक बात करें रोडी की, तो मुझे नहीं लगता कि इस सीरीज़ में उनका कुछ खास रोल होने वाला है, क्योंकि 2022 तक उसकी एक खुद की सीरीज़ आने वाली है आर्मर वॉर्स के नाम पर। इस प्रेस में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक हमें या शो की पब्लिक को ये नहीं पता है कि एक्चुअली स्टीव रॉजर्स अभी कहाँ हैं और उनके साथ क्या हुआ है। क्या वो मर चुके हैं या फिर वो कहीं छुपे हुए हैं, या फिर मार्वल ने उसके लिए कुछ अलग ही प्लान कर रहा हुआ है, ये देखने वाली बात रहेगी। दूसरी तरफ हमें दिखता है बकी का फ्लैशबैक प्लस नाइटमेयर, और ये काफ़ी आयरॉनिक सीन था, क्योंकि जैसे बकी भी एक ऐसा बंदा है जो गलत टाइम पर गलत जगह पहुँच गया, वैसे ही यहाँ ये बंदा भी गलत टाइम पर गलत जगह रह जाता है और इसीलिए मारा जाता है। इस सीन से हमें ये भी पता चलता है कि हाइड्रा के लिए काम करते हुए भले ही बकी का ब्रेन वॉश कर दिया गया हो, पर उसे इसके बावजूद भी ये सब इंसिडेंट्स याद हैं। फिर जब बकी की नींद खुलती है तब हम देखते हैं कि बकी किसी बेड या सोफ़ा पर सोने की जगह फ्लोर पर सोया होता है, और ये डिटेल हमें ले जाती है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर पर, जहाँ स्टीव भी सैम को बताता है कि इतने टाइम तक मिलिट्री में रहने के बाद उसे इन सॉफ्ट कुशन्स में नींद नहीं आती है, और यही सेम चीज़ शायद बकी के साथ भी हुई है, जिस वजह से बकी फ्लोर पर ही सो रहा है। इसके अलावा हमें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर का भी एक ईस्टर एग यहाँ देखने को मिलता है, जब बकी इस आदमी को एलिवे में योरी से बचाता है। तो बकी और उसका एलिवे में लोगों को बचाना हमें कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर की इस सीन की याद दिलाता है। नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से रिलेटेड हमें एक और डिटेल यहाँ देखने को मिलती है, जब हमें बकी की ये लिस्ट दिखती है। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो इस टाइप की सेम लिस्ट हमें कैप्टन के पास भी दिखी थी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में, बस वहाँ कैप्टन नई चीज़ों को ट्राई करने की लिस्ट बना रहे थे, जबकि बकी की लिस्ट थोड़ी सी डार्क है। बकी ने लिस्ट बनाई है उन लोगों की जिनसे उसे अपना बदला लेना है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बकी के विंटर सोल्जर बनते हुए उसका फ़ायदा उठाया था, जिनमें से एक को, जिसका नाम एटवुड है, बकी यहाँ अरेस्ट भी करवा देता है। ब्रुकलिन में बकी दोस्ती करता है योरी नाम के एक आदमी से, जो कि इसी लड़के का बाप होता है जिसे बकी ने विंटर सोल्जर बनकर मारा था। और तब हमें पता चलता है कि बकी ने एक्चुअली 2 लिस्ट बना रखी हैं, एक जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उन लोगों की है जिनसे बकी को रिवेंज लेना है, और दूसरी उनकी जिनसे बकी को माफ़ी मांगनी है, जिनमें से एक नाम योरी का भी था।
इस सब के बीच में हमें दिखता है कि बकी को थेरेपी भी मिल रही है और ये भी कि बकी को इस नई दुनिया में घुलने मिलने में भी दिक्कत आ रही है। साथ ही हमें दिखाई जाती है सैम की फैमिली, जहाँ उसकी एक बहन और 2 भांजे भी हैं और उसकी बहन पिछले 5 सालों से उनके फैमिली फिशिंग बिजनेस को संभाल रही है, जिसे रिवाइव करने के लिए सैम लोन लेने जाता है। पर यहाँ पिछले 5 सालों से सैम की कोई भी इनकम रिकॉर्ड ना होने की वजह से एजेंट उसे लोन देने से मना कर देता है। और यही हम बात करते हैं फ्लैग स्मैशर के आइडियोलॉजी के बारे में। तो पहली बार में ये चीज़ सुनने में ज़रूर अच्छी लगती है कि करोड़ों लोग वापस ज़िंदा हो जाएंगे, जिन लोगों ने भी अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया था वो सब दोबारा खुश हो जाएंगे। पर शुरुआत में ये जितना भी अच्छा लगा हो, रियलिटी में ये उतना ईजी और अच्छा भी नहीं है, क्योंकि अचानक से इतनी सारी पॉपुलेशन के वापस आने का मतलब है कि इन 5 सालों में लोगों ने अपनी लाइफ में जो भी एडजस्टमेंट्स करी थी वो उन्हें दोबारा से बदलनी होगी। साथ ही रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ेगा, लोगों का अनएम्प्लॉयड होना और ओवरऑल वर्ल्ड एक टोटल केओस हो जाना। इसी चीज़ को हम इस सीरीज़ में भी एक्सप्लोर करने वाले हैं कि आखिर ब्लिप के बाद की दुनिया वापस से अपने आप को कैसे स्टेबल करेगी और हर इंडिविजुअल को इस टाइम पर कैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद टॉरस फ्लैग स्मैशर को फॉलो करते हुए स्विट्ज़रलैंड पहुंच जाता है, जहां उनके लीडर को रोकने की कोशिश में उसे काफ़ी मार खानी पड़ती है। और ये इन्फॉर्मेशन वो शेयर करता है सैम के साथ, जो कि अभी ये सब समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसकी बहन आकर उसे टीवी दिखाती है, जहां डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जॉन वॉकर को अपना नया कैप्टन अमेरिका डिक्लेयर कर देती है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वैसे तो इस कैरेक्टर को शो में इवेंचुअली यूएस एजेंट ही कहा जाएगा, बट अभी उसे कैप्टन अमेरिका से ही बुलाया गया है, तो मैंने भी यहाँ उसे कैप्टन ही कहा है। इस एपिसोड में एक और अजीब बात यह है कि यहाँ भी हमें कोई मिड क्रेडिट या पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को नहीं मिला है। तो हो सकता है कि वांडाविजन की तरह ही इस शो के स्टार्टिंग के एपिसोड्स में भी हमें पोस्ट क्रेडिट सीन ना देखने को मिले। तो ये था फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के फर्स्ट एपिसोड का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ ही अगर आपको कोई और डिटेल पता हो या मैंने कोई डिटेल मिस कर दी है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबा ही लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।